Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है टॉपिक का फुल रिवीजन करने जा रहे हैं. प्रीवियस में हमने जो है इंटरनेशनल किया था. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्लासिकल के बारे में पढ़ते हैं. क्लासिकल में एडम स्मिथ और जो है हमारे रिकार्डो जेसमिल ये लोग आते हैं जेबी से. तो स्टार्ट करते हैं. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जो कि स्टेटमेंट है जेबीसी का, बहुत ही फेमस है. ठीक. क्लासिकल क्या मानते हैं? वो फुल एम्प्लॉयमेंट को मानते हैं कि लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है. देयर इज फुल वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है. आल्सो देयर इज वर्क द मार्केट मैकेनिज्म, या बोल सकते हैं मार्केट क्लियरिंग प्रोसेस एक होता है. इनविजिबल हैंड काम करता है. इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट जो है एडम स्मिथ ने दिया था. और यहाँ पे लेजर फेयर इकोनॉमी यानी पॉलिसी होती है जो कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को देती है या नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. और यहाँ पे जो है क्लोज्ड इकोनॉमी होती है. ठीक. क्लासिकल बिलीव दैट सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है. और प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड डू नॉट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, क्योंकि सप्लाई जो है अपना डिमांड खुद क्रिएट कर देती है. ये जो है जेबी से बोलते हैं. ठीक. किन्स ने जो है कि इस सेज लॉ को जो है रिजेक्ट किया है. उन्होंने कहा है कि सप्लाई डू नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड, बाकी जो है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. एंड अकॉर्डिंग टू किन्स जो है फुल एम्प्लॉयमेंट एक स्पेशल केस है. इट इज़ नॉट अ जनरल फिनोमेना. ठीक. अकॉर्डिंग टू किन्स जो है पीपल होल्ड मनी फॉर ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव पर्पज. स्पेकुलेटिव पर्पज जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है. ठीक. अकॉर्डिंग टू किन्स फर्म्स फॉलो प्राइस एंड वेज रिजिडिटी इन शॉर्ट रन. और जो है उसके बाद जो है क्योंकि वेज रिजिडिटी शॉर्ट रन होती है. और किन्सियन बोलते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड और अनएम्प्लॉयमेंट जो है एग्जिस्ट करती है. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तभी जो है कि ये प्रॉब्लम जो है लॉन्ग रन में ख़त्म होगी. और किन्स की जो है ये थ्योरी जो है शॉर्ट रन की है और ये डिमांड साइड थ्योरी है. जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक इज रिटेन बाय J.M. किन्स इन 1936. ये जो है कि आफ्टर द ग्रेट हमारा जो डिप्रेशन 1929 से जो है 1934 तक था, उसके बाद जो है ये उन्होंने लिखा है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बुक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है पॉलिसी फेमस हुई है इसी के बाद, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद. किन्स फोकस ऑन इफेक्टिव डिमांड. इन्होंने इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था. और इफेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू होता है एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे होता है वहाँ पे इफेक्टिव डिमांड होता है. ठीक. अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इन शॉर्ट रन ड्यू टू लैक ऑफ डिफिशियंसी ऑफ डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड हमारा होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर, और एग्रीगेट सप्लाई हमारा होता है कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर. इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड होना चाहिए. तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. सी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग हो जाएगा. फॉर एन ओपन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट यानी एक्स माइनस एम. किन्स स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इन लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इफेक्टिव. लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन में आप जो है हमारा एक लोअर लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो कोई इफेक्ट जो है आर पे नहीं पड़ता है. आपको पता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का जो है निगेटिव रिलेशन होता है. ठीक. तो इसका जो है यहाँ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव हो जाती है और फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव हो जाती है. मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई होती है, जिसमें हमारा बैंक रेट आता है, SLR आता है, CRR आता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो. ये सब उसके क्वांटिटेटिव मेजर हैं, मेथड्स हैं. और क्वालिटेटिव में हमारे मार्जिन आ जाएंगे और हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे. फिजिकल पॉलिसी में हमारा एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, बारोइंग आता है जो कि रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. इनके सब क्राउडिंग आउट इफेक्ट. क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट में जो है हमारी गवर्नमेंट इतनी एक्सपेंडिचर कर रही होती है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे को निकाल लेते हैं, यानी आउटफ्लो हो जाता है, क्राउडिंग आउट हो जाता है. इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं. इस केस में जो है फिजिकल पॉलिसी बिकेम इनइफेक्टिव होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं. रेमेडीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. रेमेडीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन शुड बी यूज टू कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, यानी कि अगर आरबीआई कर रही है तो उसे मनी सप्लाई जो है कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए थ्रू दो SLR बैंक रेट, इस सब को रिड्यूस कर देना चाहिए.
और अगर जो है आरबीआई गवर्नमेंट कर रही है तो उसको जो एक्सपेंडिचर जो रिड्यूस करना चाहिए और टैक्सेशन को इंक्रीज करना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करना चाहिए। रेमेडीज टू कंट्रोल डिफ्लेशन, यानी कि हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा लो इकोनॉमी रन कर रही होती है, शुड बी यूज टू एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इंक्रीज मनी सप्लाई और इंक्रीज एक्सपेंडिचर होता है, डिक्रीज टैक्सेशन, और ये सब जो होता है हमारा फिजिकल पॉलिसी का टूल्स है और ये हमारा मॉनेटरी का। The term microeconomics and macroeconomics were first given by Ragnar Frisch in 1933. Professor J.M. Keynes is known as the father of modern macroeconomics. Macroeconomics became popular after Great Depression of 1929-33. टूल्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स में फिजिकल पॉलिसी, जिसके बारे में आपको पता है क्या क्या आता है, मॉनेटरी भी पता है, और इनकम पॉलिसी में हमारा प्राइस और वेज से रिलेटेड जो है आते हैं, जो कि प्राइस और वेज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में डिटरमाइन करने के लिए। द फेलियर ऑफ किन्सियन टू डील विद स्टैग्फ्लेशन, यानी हाई इन्फ्लेशन विद हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। इसमें जो है कि किन्सियन इकोनॉमिक्स हमारा जो है फेलियर रहा, क्योंकि ये जो है डिमांड साइड को फोकस करते हैं और ये जो है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का था। ठीक, तो द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक हैज, इसको जो है ओवरकम किया हमारे न्यू क्लासिकल, जिसमें हमारे रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस दिया रॉबर्ट लुकास इन लोगों ने। ठीक, द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट प्राइस, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक, यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक होती है टेरिटरी बैकग्राउंड, उसके अंदर जो है कंट्री इन अ ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है नॉर्मल रेजिडेंट से रिलेटेड हमारा जो है क्वेश्चन, आपने 2013 का और 15 का पीजीटी क्वेश्चन किया होगा, पीजीटी इकोनॉमिक्स, तो उसमें जो है नॉर्मल रेजिडेंट कौन नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है 2 स्लाइड्स में। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, और अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी पीडीएफ आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। कहने का मतलब है, आप स्लाइड पूरी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, कि वो लोग जिनके एक्सपेंसेस जो हैं उसी कंट्री में होते हों, और वो जो वहाँ पे लाइव करते हैं और जो वहाँ के गवर्नमेंट की प्रॉफिट लेते हों, जो वहाँ पे टैक्सेशन जो है पेड करते हों, और जो है कि वहीं पे जॉब वगैरह करते हों, उनकी फैमिली बैकग्राउंड वही हो, तो वो जो है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कहे जाते हैं। और कौन लोग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री नहीं कहे जाते हैं, इनमें जो है जैसे कि हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सच एज IMF, WTO, WHO, ILO, तो ये जिस भी कंट्री में लोकेटेड होता है वहाँ के एम्प्लॉय जो है वही के जो है सिटीजनशिप सिटीजन कहे जाते हैं, चाहे वो इंडिया के एम्प्लॉय हों, चाहे वहाँ USA के हों या ब्रिटेन के हो। जैसे हमारा IMF हमारा जेनेवा में इसका है स्विट्ज़रलैंड, तो उसके IMF के जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो जेनेवा में रह जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह फॉरेन नेशनल विजिटिंग, जो कि जैसे कि हमारे कॉन्फ्रेंस में आते हैं या टूर करने के लिए आते हैं, तो अगर वो किसी कंट्री में 1 साल से कम रहते हैं तो वहाँ के रेजिडेंट नहीं कहे जाएंगे, और मोर देन 1 ईयर जो रहते हैं तो वो वहाँ के रेजिडेंट बोले जाएंगे। ठीक, और फॉरेन नेशनल एम्बेसीज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इफ़ देयर स्टे इज ऑफ लेस देन अ ईयर, तो वो वहाँ के जो है रेजिडेंट नहीं होंगे, अगर वो उससे ज़्यादा रहते हैं तो होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं GNP एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जो GDP होता है उसे, और उसमें जो है नेट फैक्टर हमें जो इनकम से जो अब्रॉड से मिलती है उसको ऐड कर देंगे, तो GNP एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स प्लस फाइन फीस एट्सेट्रा प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़। नॉमिनल इनकम क्या होता है, नॉमिनल इनकम जो होता है इनकम मेजर इन टर्म्स ऑफ करेंट प्राइस। रियल इनकम क्या होता है, उसका जो कांस्टेंट प्राइस से हम इनकम को मेजर करते हैं वो नॉमिनल होता है, रियल होता है, और उसमें हम कुछ बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम जो है मेजर करते हैं। GDP डिफ्लेटर इज द नॉमिनल GDP करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय रियल GDP बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये जो है हमारा इस पे रिलेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। इन इंडिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ
income, we are using three method: product method, income and expenditure method. Mathematically, the expenditure method to calculate the national income written as income equals to consumption plus investment plus government expenditure plus export minus import plus net factor income from abroad. ये हम इंक्लूड करते हैं. कंजप्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ वाई. ये यहाँ पे जो है ऑटोनोमस कंजप्शन है. बोल सकते हैं कि ये हमारा कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जिसमें कंजप्शन हमारा इंडिपेंडेंट होता है विद द इनकम. बी होता है हमारा MPC, जो कि फार्मूला होता है डेल C बाई डेल वाई, और इसकी वैल्यू होती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है. ठीक, यानी ये 0 to 1 वैरी करती है. और YD हमारा होता है डिस्पोजेबल इनकम, Y माइनस टी, यानी इनकम माइनस टैक्सेशन. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी C बाई वाई होती है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल C बाई डेल वाई, यानी इंक्रीमेंटल इनकम होती है ये, और इंक्रीमेंटल कंजप्शन होती है. नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं. ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कुछ फार्मूले हैं, जो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में कुछ ना कुछ इससे पूछ ही लेता है. ये मार्केट प्राइस पे, फैक्टर प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, दोनों से रिलेटेड है. ठीक, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा. अब हम जो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं. तो अब पर्सन जो है कि एक पर्सन जो है काम करने को तैयार है, काम करना चाहता है, पर उसे अगर जॉब नहीं मिलती है तो इसे जो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक पर्सन वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसे जॉब दे रही है, उसके टर्म्स, उसके कंडीशंस पे, उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, उसके प्रमोशनल एवेन्यूज़ के अकॉर्डिंग, फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता, तो उसको जो है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये जो होता है कि बोल सकते हैं सीजनल, या हमारा जो बिजनेस साइकिल में इस तरीके से चलता है, कभी अप, कभी बूम, कभी डाउन, इस तरीके से जो अपस्विंग्स होते हैं, इसको जो है हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ जनरली फाउंड इन द एडवांस कंट्री, जो कि टेक्निकल गैप की वजह से होता है, यानी नई टेक्नोलॉजी जब आती है उसकी वजह से. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई पर्सन जो है अपना जॉब स्विच करके दूसरे जॉब को ढूंढता है, और तो उस ड्यूरिंग पीरियड में जब वो अनएम्प्लॉयड रहता है, या जब तक वो जॉब नहीं पा जाता, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है. स्ट्रक्चरल, हमारा ये जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसमें हम जो है कि स्ट्रक्चरल में जैसे हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है, जैसे कि हमने 1991 में एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल हमने चेंज किया, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ. ठीक, तो वो हमारा इस तरह के चेंजेस जो होते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है बेसिकली एग्रीकल्चर में पाए जाते हैं. यहाँ पे जो है कि जिस फील्ड का ये होता है उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी कम होती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है 0 होती है, या क्लोज टू 0 होती है. नेक्स्ट, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस. यहाँ पे 4 इनकम हाइपोथेसिस है. एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय किन्स, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय ड्यूजेनबरी, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इज गिवन बाय फ्रीडमैन इन 1948. उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, जो कि 1960 में दी गई है. ठीक, ये तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, या बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, जो गिवन दिया गया था किन्स के थ्रू. ठीक, जो कि कंजप्शन थ्योरी ऑफ किन्स पे डिपेंड है. तो इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती है, उसी तरह हमारी कंजप्शन बढ़ती है, लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती जिस प्रपोर्शन में हमारी इनकम इंक्रीज होती है. और इनके 3 जो है कंडीशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं. तो इन्होंने बताया है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड मेनली ऑन एब्सोल्यूट इनकम ऑफ द करेंट पीरियड, यानी कि कंजप्शन किसका फंक्शन होता है, तो वो एब्सोल्यूट इनकम का होता है. ठीक, एट करेंट टाइम पे. कंजप्शन एक्सपेंडिचर डज नॉट हैव अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद द इनकम. सिंस APC फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेज, MPC इज लेस देन APC. इनका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि MPC लेस देन APC, और MPC की वैल्यू जो है 0 to 1 तक वेरी करनी चाहिए. यानी कि जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज करता जाता है, वैसे वैसे हमारा कंजप्शन जो है इंक्रीज होता है, लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं होता है, ये बताता है. कुजनेट्स कंजप्शन फंक्शन कॉन्ट्राडिक्टेड विद द
किन्स कंजप्शन फंक्शन, जो कि जाना जाता है कंजप्शन पजल के नाम से, कुजनेट्स कंजप्शन पजल के नाम से। इनका क्या है कि किन्स ने जो कंजप्शन फंक्शन दिया है C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया कि ये ऑटोनोमस है, ये MPC है और ये Y डिस्पोजेबल इनकम। इसको आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है इनका जो कंजप्शन फंक्शन है ये यहाँ से ऐसे जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, और यहाँ से ये C प्लस A बी वाई ये हो गया। ये हमारा जो है सप्लाई जो है यहाँ से जाती है, यानी टोटल इनकम यहाँ से जाती है। ठीक, इस पॉइंट पे हमारा जो है सेविंग 0 होता है, इधर माइनस सेविंग होता है, इधर प्लस सेविंग होता है। ठीक, और यहाँ पे जो है ये नॉन प्रोपोर्शनल कंजप्शन फंक्शन है और नॉन लीनियर है, ये जो किन्स का कंजप्शन फंक्शन है। और ये बोलते हैं MPC लेस देन APC होना चाहिए, और यहाँ पे MPC की वैल्यू जो है 1 से और 0 तक लाई करनी चाहिए। ठीक, लेकिन कुजनेट्स क्या कहते हैं, कुजनेट्स ये कहते हैं कि जो कंजप्शन फंक्शन होता है वो ओरिजिन से जाता है, और उसके अलावा उनका कंजप्शन फंक्शन होता है C इक्वल्स टू बी वाई, क्योंकि उनके कंजप्शन फंक्शन में इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, यानी C बार नहीं है, ये C बार इक्वल्स टू 0, तो कंजप्शन फंक्शन हमारा C इक्वल्स टू बी वाई हो जाता है, जो कि हमेशा आपको पूछता है। और यहाँ पे जो है ये यहाँ से ओरिजिन से जाता है, जो कि लीनियर होता है 45 डिग्री पे। ठीक, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे MPC इक्वल्स टू APC होता है, यानी कांस्टेंट होता है दोनों। यहाँ पे जो किन्स ने बोला MPC लेस देन APC होना चाहिए, वो नहीं होता। ठीक, तो ये कुजनेट्स का कंजप्शन फंक्शन जो है वो हमारा जो है लीनियर है और प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्विंस का जो है कंजप्शन फंक्शन नॉन लीनियर है और नॉन प्रोपोर्शनल है। यही पे ये कॉन्ट्रडिक्टेड होता है, और इसी को जो है हमारा जो है कुजनेट्स कॉन्ट्रडिक्टेड पजल बोलते हैं। ठीक, कंजप्शन पजल बोलते हैं। और कुजनेट्स ने जो है कि टाइम सीरीज डाटा से भी किया था और क्रॉस सेक्शनल से भी किया था, और दोनों में उन्होंने फाइंड आउट किया था ये। ठीक, तो यही जो है हमारा, जब ये फाइंड आउट, इसी को जो है इम्प्रूवमेंट जो है बार बार रिलेटिव और मोदिग्लानी ने किया था सबने, तो बार बार जो लास्ट में यहाँ पे यही फंक्शन आता है और लोग प्रूफ करते हैं कि ये हमारा जो है ऐसे होता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए मैं अलग से बाद में वीडियो बनाऊँगी, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक, और बाकी जो बचेगी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, अभी ISLM वगैरह हमें करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा कंजप्शन फंक्शन 45 डिग्री लाइन शोइंग द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ रिलेटिव इनकम, जो कि ड्यूजेनबरी ने दिया था, और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रैटचेट इफेक्ट इन्होंने ड्यूजेनबरी ने ही दिया था। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे कम्युनिटी के देख करके लोग जो है इंडिविजुअल अपना कंजप्शन इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी इनकम डिक्रीज हो जाती है कंजप्शन उस लेवल पे डिक्रीज नहीं होती है। यानी अगर इनकम हमारे 100 रुपीज़ कम हुआ तो कंजप्शन हमारा 50 रुपीज़ ही कम होगा, क्योंकि इंडिविजुअल जो है यूज टू हो चुका होता है। दिस कंजप्शन थ्योरी हैज़ बीन गिवन बाय मोदिग्लानी एंड एंडो। ठीक, यानी कि हमारी जो लाइफ साइकिल थ्योरी है जो कि 1960 में आई थी, ये हमारे मोदिग्लानी ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग हमारा जो कंजप्शन है वो फंक्शन है परमानेंट इनकम का। ठीक, परमानेंट कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम का होता है। और यहाँ पे हम कुछ सेविंग के बारे में पढ़ लेते हैं। सेविंग इज एक्सचेंज ऑफ इनकम ओवर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये सेविंग इक्वल्स टू वाई माइनस सी होता है, तो ये मतलब इनकम माइनस कंजप्शन, तो ये हमारी सेविंग बचती है। सेविंग फंक्शन किसका होता है, सेविंग जो फंक्शन ऑफ इनकम का होता है। और सेविंग फंक्शन का रिलेशनशिप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है जो हमारे यहाँ से सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई डी होता है। ठीक, तो b इक्वल्स टू 1 माइनस MPC यानी कि MPS, तो यहाँ पे MPC है तो यहाँ पे 1 माइनस MPC। ठीक, तो ये MPS हो गया, ये इनकम हो गया, डिस्पोजेबल इनकम। और ये हमारा जो है डिस सेविंग है, यानी कि हमने जो कंज्यूम किया है डिस सेविंग से वो हो गया। तो सेविंग इक्वल्स टू माइनस A प्लस 1 माइनस बी वाई, इससे आप कंजप्शन डिराइव कर सकते हैं A प्लस बी वाई। ठीक, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव S बाई वाई होता है, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 होता है, और MPC प्लस MPS इक्वल्स टू जो है 1 होता है। इसके आगे जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पूरा, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स करना बाकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।